फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। देखिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारी आंखें कितनी दूर और कितनी पास का देख सकती है। आप सभी को पता है कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है, जहाँ तक हम लगभग देख सकते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और कितना दूर देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। वो हम देख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो पावर अकोमोडेशन में इसमें दे रखा है वो आंखों की एबिलिटी। और हमारी आंखों में आई लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो वो आंखों की एबिलिटी जिससे हम अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट अप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये भी हम लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। और हमारी नॉर्मल आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन कितना होता है? +4 डायोप्टर। डायोप्टर होती है पावर की एसआई यूनिट। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट, एक पर्सन है जिसको मायोपिया आई हो गई और वो देख नहीं सकता ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। उसको 1.2 मीटर से दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। देखिए, मायोपिया आई में क्या होता है कि हमें पास का तो अच्छे से दिखाई देता है और हमें दूर का दिखाई नहीं देता। और हम जानते हैं हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। नॉर्मल आई अप टू इन्फिनिटी तक देख सकती है, लेकिन अगर आई मायोपिया डिजीज हो गई तो हम इन्फिनिटी तक ना देखकर इस वाले में वो कितना देख पा रहा है? 1.2 मीटर तक। तो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस एंड यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। सबसे पहले मैं मायोपिया डिजीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो मायोपिया डिजीज होती है वो दो कारण से होती है। एक तो आंखों की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होने से। जब आंखों की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी तो इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। दूसरा, हमारा जो आई बॉल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इस वजह से। इसके दो कारण है मायोपिया होने के। तो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। पहले ही आंखों की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है तो इसमें कॉन्वेक्स ना लगा के हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉनकेव का, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है और हमारी कन्वर्जिंग पावर को क्या कर देगा? कम। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, जो फार पॉइंट उसने दे रखा है वो कितना देख सकता है? 1.2 मीटर तक। और हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर। और हम यहाँ पे लेंस यूज कर रहे हैं कॉनकेव। कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉनकेव। इसलिए हर चीज़ नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे यू नेगेटिव होगा। यू तो सभी के लिए नेगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो या मिरर। और वी, अब उसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे देखना है बेटा? -1.2 मीटर तक देखना है। अब हमें इसकी क्या बतानी है? पावर। क्या बतानी है? पावर। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, u इसका -इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट को वास्तव में ऑब्जेक्ट उसको इन्फिनिटी पर देखना था, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज उसको दिख रही है 1.2 मीटर पर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और ये क्या होगी? इमेज डिस्टेंस। तो हमारे जो नियर पॉइंट को तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का हमने कोई यूज नहीं किया। अब हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब हमारे पास v की वैल्यू दे रखी है 1 में माइनस के 1.2 -1/इन्फिनिटी। देखिए, इसको मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। देखिए, ये जब हम पॉइंट खोलेंगे 1.2, ये जब हम पॉइंट खोलेंगे 1.2 तो ये कितना आएगा? ये हम जब पॉइंट खोलेंगे 1.2 तो ये आएगा 10/12। माइनस का है, माइनस का 10/12 माइनस प्लस 1 में इन्फिनिटी होगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। क्या होता है? 0। तो ये 1/f बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 10/12। ठीक है, और इसको काट के माइनस का 5/6। अब मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो f हो जाएगा माइनस का 6/5। कितना हो जाएगा? माइनस का 6/5। अब हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। अब आप देखिए, ये जो हमारा है सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो ये है हमारा मीटर में। तो और इसलिए हमें ये हमारा मीटर में आंसर आया है। तो हमें फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। ऑलरेडी ये मीटर के अंदर है। तो 1/f, तो f का उल्टा क्या बन जाएगा? माइनस का 5/6। तो माइनस, अब इसको भाग कीजिए 0.6। ये देखिए 5 अंदर है, 6 बाहर है, तो 0.68 × 48
2 0 6 3 जा 12, तो ये आ गया माइनस का 0.83 डायोप्टर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। नेगेटिव साइन यहाँ पे किस लिए आया? कॉनकेव लेंस की वजह से, और कॉनकेव लेंस इस पावर का यूज होगा और इस आई के डिफेक्ट को क्या कर देगा? वो कम। नेक्स्ट, वट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन? मैंने अभी बताया था जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, और जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। देखिए, एक स्टूडेंट है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में वाइल सीटिंग इन द लास्ट रो, और वो बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठा हुआ है। तो हमें डिफेक्ट बताना है कि चाइल्ड किससे सफ़र हो रहा है और इसको कैसे करेक्ट करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया जिसको दूर का दिखाई नहीं देता उसको मायोपिया डिजीज होती है, तो इसलिए उस पर्सन को क्या हो रही है? मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटिनेस, मतलब नियर तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा। वो जो डिफेक्ट है उसको हम करेक्ट करेंगे कॉनकेव लेंस का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आगे टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी पावर अकोमोडेशन ऑफ आई की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई हमेशा इमेज को रेटिना पे फॉर्म करती है। कहाँ पे फॉर्म करती है? रेटिना। और देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा आई का डायग्राम बनाती हूँ। जैसे मान लो हमारी ये आंखें हैं, ठीक है, आंखों के अंदर एक बड़ा काला मोती होता है, उसके अंदर एक और काला मोती होता है। जो ये बड़ा वाला काला मोती है उसको बोलते हैं हम इरिस। क्या बोलते हैं? इरिस। जो अंदर एक और काला मोती होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। देखिए, प्यूपिल का साइज, हाँ, प्यूपिल का कलर हमेशा ब्लैक होता है। कैसा कलर होता है? ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है? नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है यहाँ पे? नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे इसका कलर ऑलवेज ब्लैक होता है। और जो इरिस होता है इसका काम होता है कंट्रोल, ये क्या करता है? कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। और प्यूपिल क्या करता है? आई लेंस अपने साइज को एडजस्ट करेगा ब्राइटनेस और डलनेस के अकॉर्डिंग। अगर वो ब्राइट लाइट में जाएगा तो प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा, अगर वो डिम लाइट में जाएगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। आंखों की इमेज बनती है रेटिना पे, और जो हमारी आंखों में जो रेटिना प्लेस होता है वहाँ पे दो सेंसिटिव सेल्स होती है जिनका नाम होता है कोन्स एंड रोड्स। कोन्स कलर के प्रति, लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, उससे हमें कलर का पता लगता है। और जो रोड्स होती है उससे हमें अलग अलग लाइट के अकॉर्डिंग पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। हमें पता है हम कितनी छोटी से कम दूरी तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर है ये, मीटर नहीं है। नेक्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अभी मैंने बताया, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया अभी कि फोकल लेंथ आई की कैसे चेंज होती है सिलरी मसल्स की वजह से। देखो, आंखों के साइड में यहाँ पे मसल्स होती हैं। क्या होती है? मसल्स, जिनको सिलरी मसल्स बोलते हैं। उनकी वजह से जो हमारा आई लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। अ पर्सन नीड्स ए पावर ऑफ -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग his distinct vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power plus का 1.5 diopter. What is the focal length of lens required for correcting distant vision and near vision? देखिए, पावर हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? देखिए, हमें दे रखी है माइनस का 5.5 डायोप्टर, और अब हमें फोकल लेंथ बतानी है लेंस की। देखिए, P1 है, F1 फोकल लेंथ क्या होते हैं? पावर की रेसिप्रोकल, तो 1/p हो गई। अब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो माइनस के 5.5 पॉइंट खोलेंगे तो ऊपर आएगा 10/55, काटेंगे 5 पे, 5 दूनी 10, 5 से कटा 11 पे, ये हो गया। और F1 की वैल्यू क्या आती है इसका? अब हम क्या करेंगे, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बनाइए माइनस के 200/11, इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नियर विजन के लिए पावर ऑफ लेंस हमें अगला दे रखा है प्लस के 1.5 डायोप्टर। वैसे ही हम F2 निकालेंगे 1/P2, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1/1.5, तो इसका पॉइंट खोलेंगे तो 10/15 कट के आ जाएगा 2/3, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको निकाल देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया पर्सन कितना है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, वट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू क्रैक द प्रॉब्लम। थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, देखिए मैंने बताया था यू ऑब्जेक्ट कितने पे होता है वैसे तो माइनस इन्फिनिटी के पे, लेकिन उसको दिखाई किस पे दे रहा है 80 पे, तो v कितना हो गया माइनस का 80। हमारे पास 1/f क्या होता है 1/v माइनस के 1/u, 1 में -80 माइनस का 1/इन्फिनिटी। मैंने बताया था 1/इन्फिनिटी, अगर नीचे इन्फिनिटी आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो हमारे पास 1/f इक्वल टू माइनस का 1/80 आ गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो f की वैल्यू होगी -80 सेंटीमीटर, ये हो गई। देखिए इसने कितना बड़ा सोल्व किया है, इसको छोड़ के हम सीधे यहीं डायरेक्ट आ जाएंगे। अब पावर को देखिए, अब इस फोकल लेंथ को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देती हूँ। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 4 पे, 2 से कटा 5 पे, ये आ गया -4/5 मीटर आ गया। पावर क्या होती है 1/f, तो इसका उल्टा करेंगे तो -5/4 हो जाएगा, जो आएगा -1.25 डायोप्टर। ओके, तो देखिए नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है हमें कि ये कॉनकेव लेंस को यूज करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोफिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोफिया बीमारी को कैसे करेक्ट करेंगे, देखिए, और नियर पॉइंट एक हाइपरमेट्रोफिया बीमारी में कितना है 1 मीटर, और पावर ऑफ लेंस बतानी है जो हमें यूज करना है, और नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए हाइपरमेट्रोफिया जो बीमारी है वो मायोपिया की बिल्कुल अपोजिट है। मायोपिया में हमें दूर का नहीं दिखाई देता और इसमें हमें पास का दिखाई नहीं देता। तो पास का कब नहीं दिखाई देगा, जब हमारे आंखों की कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी कम और आईबॉल क्या हो जाएगा छोटा, इसलिए जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी। इसलिए इसको हमें कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल आई में हमारा इतना बनता है, अब जब उसको डिफेक्ट हो गया तो हमारी इमेज बन रही है रेटिना से पीछे। अब देखिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया और उस देखिए यहाँ पे तो आई वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने लगाया है, तो इससे उसकी इमेज सही बन रही है। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट इसने क्या रखा है, उस बीमारी में जो नियर पॉइंट है वो बन रहा है 1 मीटर। कितना बन रहा है 1 मीटर। हमें पता है जो ऑब्जेक्ट है u वो कितने पे बनता है यू को नेगेटिव लेंगे, और ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई का कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब उसकी जो इमेज है वो 1 मीटर पर जाकर बन रही है। कितने पर बन रही है 1 मीटर पे। वैसे नियर पॉइंट हमें पता है कितना होता है, लेकिन अब उसका नियर पॉइंट कितना हो चुका है 1 मीटर हो चुका है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो u तो हमारा फिक्स है 25, अब उसका जो नियर पॉइंट है v, अब उसकी इमेज बन रही है 100 पे जाके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करी, माइनस का 1/100 माइनस का 1/25 माइनस प्लस। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 100, 1 पे जाएगा, ये 25 से जाएगा 4 पे, 4 में से गया 3/100, उल्टा करूंगी तो f की वैल्यू आएगी 100/3। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया 1/3 मीटर। पावर ऑफ लेंस क्या होती है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो 1/3 का उल्टा क्या आ गया 3 डायोप्टर। तो अब प्लस साइन क्या दिखा रहा है, इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। कभी भी आप अपनी कोई भी चीज़ रख के देखना 25 सेंटीमीटर से पास आपको कभी भी कोई भी चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारी जो पावर अकोमोडेशन है उसका नियर पॉइंट होता है 25 और दूर का जो फार पॉइंट है वो होता है इन्फिनिटी। तो इसने क्या रखा है, जो फोकल लेंथ है नॉर्मल आई की कभी भी 25 सेंटीमीटर से कम डिक्रीज नहीं हो सकती। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती ऐसे हो करते हम तो स्ट्रेन का मतलब हमारी जो आँखें हैं उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने की वजह से हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लड धुंधला दिखाई देता है, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्लोज चीज़ों को देख नहीं पाते। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अप टू इन्फिनिटी देख सकते हैं। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर लेते जाएं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फार पॉइंट है वो कैसा होता है इन्फिनिटी। तो क्या रखा है, अगर इफ द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द रेटिना, हमारी इमेज कहाँ पे बनती है रेटिना पे। इमेज डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड रेटिना होती है, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते तो इसने क्या रखा है फोकल लेंथ को बढ़ा लेगा वो, क्योंकि सिलरी मसल्स क्या करेगी फोकल लेंथ को कंट्रोल कर लेगी, इसलिए इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनेगी।
अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। देखिए रात को स्टार ट्विंकल करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब इसको ना पढ़ के हम एक बार थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर होती है, कहीं पर कैसे पार्टिकल, कहीं पर कैसे पार्टिकल, ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर होती है। और आपने पढ़ा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो अब स्टार की खुद की लाइट होती है, तो स्टार की खुद की लाइट होती है, तो जब वो एटमॉस्फेयर पे में से स्टार की लाइट आएगी तो वो क्या करेगी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वो लाइट बार बार बैंड होते होते हम तक पहुंचेगी। और दूसरी बात, जो स्टार है वो धरती से काफ़ी दूर है, और स्टार काफ़ी दूर है तो इसलिए हमें कैसे दिखाई देते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। तो इसने क्या रखा है, जो स्टार है वो रात को जो स्टार लाइट की इंटेंसिटी है धरती पर आती है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, कभी बढ़ती है और कभी कम होती है। वो वास्तव में तो होती नहीं है लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हमें दिखाई देती है। जब स्टार लाइट रीच करती है हमारी आंखों तक तो वो ब्राइट दिखता है, और जब कम लाइट पहुंचती है तो हमें क्या दिखता है? वो डिम दिखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें देखिए रीजन पूरा प्रॉपर नहीं लिखा, इसमें हम लिखेंगे स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, they have their own light, they have their own light, this light passes through different layers of atmosphere of different optical density, और फिर उसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिख देना। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है फिर ये लिखना है, तब आपका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? देखिए सबसे पहली बात, जो प्लैनेट है हमारी धरती के नज़दीक है, ठीक है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, इससे वो कैसे दिखाई देते हैं? ब्रॉड, बड़े दिखते हैं। और एक प्लैनेट को मैं बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मान लूंगी? कलेक्शन। तो वहाँ पर क्या आएगी? कुछ ऑब्जेक्ट तो चमकते हुए दिखाई देंगे और कुछ ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देंगे? कम चमकते हुए दिखाई देंगे। तो आपको पता है मैथ्स में प्लस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल। इसलिए जैसे मान लीजिए ये अंडा है हमारे पास, जैसे ये एक प्लैनेट है, इसमें कुछ स्टार तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चमक रहे हैं, कुछ डल है, तो प्लस से माइनस का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमें दूर से वो जीरो इफेक्ट दिखेगा। इस वजह से वो प्लैनेट ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं रखता और प्लैनेट हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। देखिए बच्चों, हम उनके सिर्फ आप अगर वही क्वेश्चन करोगे तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे, आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। इसलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इस लेसन के। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बोर्ड में देखने को मिला है। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। देखिए जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनको स्काई डार्क दिखाई देता है, ब्लू दिखाई नहीं देता। जबकि हम धरती से देखते हैं तो स्काई ब्लू होता है और ऊपर से देखते हैं तो स्काई कैसा होता है? डार्क। तो हमें इसका रीजन बताना है। देखिए एक जो एस्ट्रोनॉट होता है, सबसे पहली बात वो काफ़ी एल्टीट्यूड पे जा रहा है। अब स्पेस के अंदर कोई एयर का एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं है ना, तो वहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होगी। अगर लाइट स्कैटर नहीं होगी तो वो उसको कैसा दिखाई देगा? डार्क। तो इसका रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या नहीं है? एयर मीडियम नहीं है। मीडियम ना होने की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट एडजस्ट नहीं करती, इसलिए उनको डार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन काफी देखने को मिला है। ह्यूमन आई और फोटोग्राफिक कैमरा में क्या डिफरेंस है? देखिए ह्यूमन आई तो लिविंग होती है, उनमें जीवन पाया जाता है। जो फोटोग्राफिक कैमरा है वो नॉन लिविंग है, उसमें जीवन नहीं होता। और दूसरा जो प्यूपिल है वो क्या करता है, मैंने बताया था, वो अपने आप मतलब ज़्यादा साइज और कम साइज को कर लेता है। जब वो ब्राइट लाइट में जाता है तो अपने साइज को बड़ा कर लेता है, अपने आईबॉल के साइज को, और जब वो डिम लाइट में जाता है तो बड़ा करेगा और ब्राइट लाइट में जाएगा तो छोटा कर लेगा। और जो इसका अपर्चर है फोटोग्राफी कैमरा का, वो हम मैनुअली बार बार एडजस्ट करके करते हैं। दूसरा, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। देखिए दूसरा इसका क्या रीजन है, जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है कनेक्टिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो फोकल लेंथ अपने आप एडजस्ट किसकी होती है? सिलेरी मसल्स के द्वारा। और जो फोटोग्राफिक कैमरा होती है वो हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। जो टेम्परेरी इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? रेटिना पे, और फोटोग्राफिक फिल्म में एक पर्दे पर फॉर्म हो जाती है। जो आई लेंस है वो जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रोटीन। और ये किससे बना होता है बेटा? ग्लास से।
नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। देखिए क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, उसमें से वाइट लाइट पास करती है। जब वो पास करती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे 7 कलर के बैंड में वो स्प्लिट हो जाती है। इसको हम विबग्योर बोलते हैं। देखिए विबग्योर को हम नीचे से शुरू करेंगे, ये बात याद रखना। क्या नाम है इसका? विबग्योर, VIBGYOR। वी का मतलब होता है वॉयलेट कलर, आई का मतलब होता है इंडिगो, और बी का मतलब होता है ब्लू कलर, जी का मतलब होता है ग्रीन कलर, वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। इसमें याद रखना जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा, और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम। इसमें रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है और वॉयलेट कलर इसमें सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये डेफिनेशन भी आई है, एक बैंड 7 कलर का जो कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के बाद हमें मिला है। देखिए ये बैंड मिला है हमें, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए ये रहा, वेयर इज इरिस लोकेटेड एंड व्हाट राइट इज फंक्शन। देखिए इरिस क्या है? एक मस्कुलर डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्निया के पीछे होती है, और इसका काम क्या होता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द, देखिए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 2 आई फॉर विजन। हमारे पास 2 आँखें होती है विजन के लिए, इसकी क्या एडवांटेज है? देखिए जो 2 आँखें होती हैं उसकी वजह से हमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, मतलब हम ज़्यादा देख पाते हैं। एक आँख से की बजाय हम 2 आँखों से ज़्यादा देख पाएंगे, और इसका जो एंगल है वो 150 डिग्री तक देख पाएंगे। कितना देख पाएंगे? 150। कब? जब एक आँख होगी। और 180 तक कब देख पाएंगे? जब 2 आँखें होंगी। और 2 आँखों से हम डिम लाइट में भी चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं। कई बार हम डिम लाइट में भी चीज़ों को देख पाते हैं ना, तो वो 2 आँखों की वजह से देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये रहा, देखिए व्हाट थिंग्स शुड वी कीप इन माइंड वाई डोनेटिंग अवर आई। अगर हम अपनी आई को डोनेट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। देखिए आई मस्ट बी रिमूव्ड। देखिए मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस वक्त हमें आँखों को 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए। दूसरी बात, उसमें हमें कॉर्निया निकाला जाता है आँखों का। दूसरा, हमें जो डोनेट करना है आई को वो पास के ही आई बैंक में डोनेट कर देना चाहिए। और हर डोनर बिलोंग कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। और जो लोग चश्मा पहनते हैं या जिनको कैटरेक्ट की बीमारी हो चुकी है वो भी आई को डोनेट कर सकते हैं। और आई को रिमूव 10 से 15 मिनट में टाइम लगता है रिमूव करने में। और जो पेशेंट एड्स हो सकती है, जिनको ये बीमारी है, रैबीज वगैरह जो भी है, वो आई को डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन और बीमारी फैलने का खतरा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा रे डायग्राम बनाना है मायोपिया और उसकी करेक्टनेस के लिए। देखिए नॉर्मल आई तो सीधे रेटिना पे इमेज बनाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे रेज आई, देखो दूर से आ रही है रेज, तो वो पहले ही कन्वर्ज हो गई, पहले ही मिल गई ना रेटिना से पहले, तो इसलिए उसको दूर का दिखाई नहीं देगा। अब इसको क्रैक करने के लिए देखिए हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। ये डायग्राम पेपर में आते हैं इसलिए इनको आपको तैयार करना है। और अब देखो कॉनकेव लेंस लगाने की वजह से डाइवर्जिंग लेंस है, तो ठीक रेज कहाँ पे मिली? रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पक्का तैयार करने हैं, आते हैं बोर्ड में। व्हाट इज हाइपरमेट्रोफिया या लॉन्ग साइटिनेस। देखिए इसका दूसरा नाम ये है, तो वो क्या होता है और इसका कारण बताना है और इसको कैसे करेक्ट करेंगे। देखिए ये वो बीमारी है जिसमें एक पर्सन पास का तो देख नहीं पाता और दूर का देख पाएगा। देखिए हाइपरमेट्रोफिया है ना, इसमें पास का नहीं देख पाएगा लेकिन दूर का आसानी से देख पाएगा। इसका रीजन क्या है? आई बॉल क्या हो गया? छोटा, और हमारी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी हो गई, या कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई? आई लेंस की कम हो गई है। ये भी कर सकते हैं हम। इसको क्रैक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, और वो पावर है कितना कम हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, जैसे हमने न्यूमेरिकल में किया था। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाली बीमारी मैंने काफ़ी पेपर के अंदर देख ली है, प्रेस बायोपिया, और इसको अच्छे से तैयार करना। प्रेस बायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जब हमारी सिलरी मसल्स क्या हो जाती है? वीक। क्या हो जाती है? हमारी सिलरी मसल्स वीक। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीज हो जाती है एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आंखों को फोकस करने की एबिलिटी क्या हो जाती है? कम। इससे हमारा क्या है, जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों में फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 से ज़्यादा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये एक तरीके की मायोपिया कैसी बीमारी है, देखो नियर पॉइंट क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो ये पास का थोड़ा कम देख पा रहा है, तो इसका मतलब ये एक हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी की तरह ही है, बस इसमें सिलरी मसल्स वीक होने की वजह से होती है और ये बुढ़ापे में होती है। जो नियर पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। तो बोथ डिफेक्ट ऑफ आई, मायोपिया एंड हाइड्रोमायोपिया दोनों कई बार डिस्टिंक्ट रीजन आ जाते हैं इसमें। और प्रेसबायोपिया का रीजन क्या है, हमारी सिलरी मसल्स वीक होना और आंखों की आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना। इसको करेक्ट करने के लिए हम बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। ऊपर वाले पार्ट में हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं और नीचे वाले पार्ट में हम लगाते हैं कॉन्वेक्स। तो इस बीमारी में देखा जाए तो दोनों तरह की बीमारी हो रही है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट बीमारी। देखिए ये बीमारी बूढ़े लोगों में होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं उनका जो आई लेंस है उसके ऊपर एक दूधिया लेयर जमा हो जाती है, उस दूधिया लेयर को ऑपरेशन करवा के हम उसको हटा सकते हैं। तो मिल्की हो जाती है उनकी आंखें और क्लाउडी दिखती हैं, जिसकी वजह से उनको देख नहीं पाते, या तो पार्शल नहीं देख पाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं देख पाएंगे, या कंप्लीट देख नहीं पाएंगे। तो इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है सर्जरी से। और इसको कैसे करेक्ट करेंगे, सर्जरी से लेंस को रिमूव करके और फिर एक नया कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करके। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये वो बीमारी है जिसमें एक इंसान कलर को आइडेंटिफाई ठीक से कर नहीं पाता। कोज क्या है इस बीमारी का, इसमें बायोलॉजिकल रीजन होते हैं, जैसे कुछ क्या रीजन होंगे, जैसे कुछ कलर सेंसिटिव कौन सेल्स होती है, मैंने बताया था जो रेटिना के ऊपर होती है, उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम। और इसको कलर ठीक करने के लिए इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इसका रीजन क्या है कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है इन कलर्स में, अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है और वो अलग अलग एंगल पे डेविएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बार बोर्ड में देखने को मिला है। देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्रिज्म इज प्लेस इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। देखिए एक प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म हमने उल्टा लगा दिया, तो इससे क्या होगा, देखो व्हाइट लाइट पास करेगी, 7 कलर में स्प्लिट होगी और फिर वो दोबारा से मिल जाएगी, तो स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा, व्हाइट कलर, ये बनेगा हमें। ठीक है, हाउ डज, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनबो कैसे बनता है। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी बारिश आती है, बारिश आने के बाद ठीक जब सूरज निकल जाता है तो आपने देखा होगा वाटर वेपर तो प्रेजेंट होते हैं, तो हर वाटर वेपर किसके रूप में काम करेगा, एक प्रिज्म के रूप में। ठीक है, तो प्रिज्म के रूप में काम करेगा, तो उस प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट गिरती है तो जिस साइड रेनबो होता है ठीक उसके सामने वाली साइड सूरज होता है, तो सूरज के ठीक सामने क्या बनता है, रेनबो। अब देखो वो बनेगा कैसे, जो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में दिखता है, रेन शावर बारिश आने के बाद। ये कब होता है बेटा, जो मैंने बताया अभी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है, जब उसमें से गिरता है तो वो वाटर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट होके डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट हो जाता है। ठीक है, फिर उससे डिस्पर्जन होने की वजह से आपको एक पूरी आर्क दिखाई देती है रेनबो की। ठीक है, और इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, सनलाइट गिरी, एक ड्रॉप को रेनबो की वो हमने एक स्फीयर के रूप में माना। अब देखिए ये बैंड होके आ गई यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें पूरा रेनबो दिखाई देता है। ये आपने कभी साबुन के बबल्स में भी देखा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो पाथ ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देखिए व्हाइट लाइट गिरी और ये बना दिया हमने एक नॉर्मल। हम जानते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है आई। अब देखिए ये लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई और फिर ये ऐसे पास हो गई ना। तो अब देखिए ये लाइट ऐसे करी, अब इसमें यहाँ पे नॉर्मल बना दिया और लास्ट में एंगल को बोलते हैं इमरजेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इमरजेंट एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कितने बचे हुए हमारे, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए व्हाट इज द कोज ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखिए आपने देखा होगा जब भी सूरज उदय होता है तो उससे 2 मिनट पहले हमें दिखता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो हमने देखा एडवांस सनराइज और डिले सनसेट में 4 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का गैप होता है, 4 मिनट का। तो देखिए एक्चुअल सनराइज होने से पहले जब सन हमारी धरती की एक हम होरिजन लाइन मानते हैं, ठीक है, तो जब लाइट सन में एंटर करती है धरती के एटमॉस्फेयर में तो वो अपने पास से क्या हो जाती है, डेविएट, क्योंकि अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें होरिजन के ठीक ऊपर दिखाई देता है। देखिए जैसे एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमारी अर्थ है, ये धरती का क्या हो गया, होरिजन। तो सन कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी इमेज पहले ऊपर बन गई,
किस लिए बन गई? ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो इससे ऊपर बनी हुई है, तो ये 2 मिनट पहले बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब सन अस्त होगा तो उसके 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देता रहेगा। देखिए, हमें बताना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उससे क्या क्या फिनोमिना करते हैं। देखिए, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, और सनराइज के वक्त सन रेड कलर का दिखाई देता है, और सन सेट होते वक्त भी दिखाई देता है, और एक इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। अब हमें अगला बताना है जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है हमें। वाई डज क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? ठीक है, देखिए, एटमॉस्फेयर में आपको पता है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एयर के, डस्ट के, स्मोक के होते हैं ना, तो इसमें से वाइट लाइट स्कैटर होगी, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? छोटी, तो वो क्या हो जाएगी? छोटी है तो वो वहीं रह जाएगा। बाकी सारी की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा, तो सारे कलर इधर उधर फैल जाएंगे, तो इस वजह से स्काई क्या होएगा? ब्लू, क्योंकि वो वहीं है कलर। नेक्स्ट, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क एट वेरी हाई एल्टीट्यूड? ये बताया था मैंने कि एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। टिंडल इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग बोर्ड में देखने को मिलता है। देखिए, जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट को हम कोलोडियल सॉल्यूशन जैसे हम दूध को बोल सकते हैं, साबुन के घोल को बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है? पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के का क्या होता है? बीच का, तो वाइट लाइट का स्कैटरिंग हो जाती है, और हमें जो पाथ है हमें दिखाई दे रहा है कि लाइट ऐसे पास हो रही है। देखिए, दिख रही है ना, तो इसी फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसको आप कब देख सकते हो? सुबह सुबह जब एक खिड़की खुली हो, उसमें से सन की रेज आती है, तो डस्ट पार्टिकल आपने देखा होगा डांस करते दिखाई देते हैं, उस पर जब हम हाथ रखते हैं तो हमारा कैसे दिखाई देता है? रेडिश कलर का। तो इसके एग्जाम्पल यही है कि बीम आती है, देखो, डस्ट में स्मॉल होल से, और स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स की वजह से ये हमें दिखाई देता है। जंगल में भी हमें दिखाई देता है, सनरेज हमें फैली हुई दिखाई देती है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है क्या। बस आपको यही करना है, आपका ये लेसन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।